नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. एक महिला, एक गाडी, 2 खंड, 3 वाळवंट, 9 पर्वतरांगा, 9 टाइम झोन, 32 देश, 75 दिवस आणि 35,000 किलोमीटरचा प्रवास. भारुलता कांबळे एक असं नाव की जे जगभरातल्या ट्रॅव्हलर्ससाठी आदर्श बनलंय. सध्या इंग्लंडमध्ये वास्तव्यास असलेल्या मूळच्या गुजरातमधल्या पण महाराष्ट्राची सून असलेल्या भारुलता यांनी एकट्यानं तब्बल 32 देशांमधनं इंग्लंड ते भारत असा प्रवास केलाय. त्यांच्या प्रवासामागचा हेतू काय होता आणि या सगळ्या प्रवासादरम्यान त्यांना अनुभव काय काय आले हे आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात. भारुलता, आपलं खूप खूप स्वागत. सगळ्यात आधी एकतर अभिनंदन की खूप मोठा मेसेज घेऊन तुम्ही जगभरात फिरलात आणि एक मोठा संदेश अनेकांपर्यंत पोहोचवलात. मला तुमच्याबद्दलही जाणून घ्यायचंय आणि या तुमच्या उद्देशाबद्दल सुद्धा. वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो मैसेज मैंने लिया है, साथ में एजुकेशन फॉर फीमेल एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन, तो दोनों भी मैसेज को लेके मैं चली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन भी ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है. और मुझे ऐसे हमेशा से लगता था कि एजुकेशन से लेडीज़ अपनी डेस्टिनी खुद बना सकती है. शायद महाराष्ट्र में इतना बड़ा, सिटीज़ में इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बाकी के इंडिया में, रेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा एजुकेशन और इसका इश्यू है. जहाँ से मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, हमारा नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो कि मेजर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है. आई एम नॉट अ ट्राइब बट हमारा मेजर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे आज भी यंग लड़कियों की शादी कर देना, नहीं ज़्यादा पढ़ाना, ये वो आम सी बात है, ऐसे कुछ अब नॉर्मल नहीं. अभी फ़िलहाल चीज़ें काफ़ी बदली है, लेकिन तो भी बहुत ज़्यादा बदलने की भी ज़रूरत है. तो इसीलिए मैंने सोचा जो चेंज मैं देखना चाहती हूँ वो चेंज मैंने पहले खुद में लाया और फिर आपके सामने हूँ. आपके लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ था कि आपने डिसाइड किया कि हाँ, बेटी बचाओ के बारे में या फिर महिलाओं के बारे में मैं ऐसा कुछ करूँगी कि दुनिया देखती रह जाएगी? मतलब इंसिडेंट्स, वी लॉस्ट आवर फादर एट यंग एज. हम दोनों बहनें ही है और मेरे जो फादर के ब्रदर है, मेरे अंकल, वो एक ही है. तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि लड़कियां और रास्ते में पड़े पत्थर में क्या फ़र्क रहता है, मुझे ये पत्थरों की जिम्मेदारी नहीं चाहिए. तो ही नेवर हैड एनीथिंग टू डू विथ अस. नो डाउट मेरे नाना जी ने बहुत हमें सराखों पे बिठा के रखा था और मेरे सबसे यंगेस्ट मामा, उन्होंने भी बहुत हमेशा सराखों पे बिठा के रखा है. तो ऐसे बहुत वो भी बात कहीं ना कहीं नेगेटिव मन में बैठ गई थी कि ऐसा क्यों. और फिर जैसे मेरे नाना जी की डेथ हो गई तो आई वॉज 12 और तब मेरे मम्मी के सिबलिंग्स में यही चलता था कि किसके हिस्से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, ये वो, मतलब शादी में किसके हिस्से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा. तो मुझे लगता है मुझे तो किसी का कंट्रीब्यूशन चाहिए नहीं, मुझे अपने आप को ही ऐसा बनाना है कि मतलब क्वेश्चन आता था कि लड़कियों के एजुकेशन पे क्यों नहीं कंट्रीब्यूशन करना है, शादी में ही क्यों करना है, शादी ही क्यों इतनी ज़रूरी है कि उसके लिए आप इतना सोचोगे और जो करके लड़कियां आगे बढ़ सकती है. मतलब एज ऑफ 12 मेरा ऐसा ख्याल था कि सर लड़कियां आगे पढ़ के कुछ अपना कुछ कर सकती है, उसके ऊपर तो आप सोच नहीं रहे हो. आपकी शादी कैसे हुई? मेरी शादी तो लव मैरिज है और थैंकफुली मुझे कभी किसी का कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि बाय द टाइम मेरी शादी हुई तो मैं लाइफ में बहुत वेल सेटल थी. आई वॉज गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, मैं लॉयर हूँ. तो ऐसे थैंकफुली किसी के कंट्रीब्यूशन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. तो बेटी बचाओ का संदेश मीन्स सभी जनों को देने के लिए आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं बाय रोड ही ट्रॅव्हल करूंगी? तुमच्या डोक्यात ही कल्पना कुठून आली की मला गाडीनं प्रवास करायचा है? इसीलिए कि अपने बस में जो हो वो करना चाहिए. आप अलग से कुछ करो और ना कर पाओ, इससे अच्छा तो जो आप खुद कर सकते हो. मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक रहा है, तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं ये अच्छे से कर लूँगी. अभी आप मुझे दौड़ने को भेजो तो वो नहीं होगा, मुझे लंबा चलने को भेजो मुझे नहीं होगा. तो गाड़ी ही ऐसी चीज़ थी कि मैं कॉन्फिडेंटली कर सकती थी, तो इसीलिए गाड़ी का. और शौक भी है बहुत, बहुत मेरा बहुत पैशन है ड्राइविंग. तो ये आसान था इतना लंबा ड्राइव? हाँ, मुझे तो लगता है. मतलब या कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज तो हुए और हो तो एनी टाइम, मतलब इतना लंबा ड्राइविंग करो आप तो प्रैक्टिकल इश्यूज तो होने ही है. तो वैसे प्रैक्टिकल
इश्यूज थे, लेकिन वो तो मेंटल प्रिपरेशन भी किया था, नॉट ओनली मेंटल प्रिपरेशन लेकिन प्रैक्टिकल प्रिपरेशन भी सारा किया था। सच एज अभी मैंने कार मैकेनिक का कोर्स किया था कि जो कार बिगड़ जाए तो मैंने ही फिक्स करनी है, मुझे ही करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, और मुझे ही कर, मतलब मैं आधे रास्ते पे मैं किसको ढूंढने जाऊंगी, जो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है। तो कार मैकेनिक को कोर्स किया था, टायर बदलना मुझे आता है, तो बेसिक में सारा कर लेती हूँ कार का, तो वो भी एक ये था। फिर मैंने फर्स्ट एड का भी कोर्स करके लिया था कि मुझे रास्ते में कुछ हो तो अपने आप को एटलीस्ट मुझे बेसिक फर्स्ट एड तो देना आना चाहिए। मतलब ऐसा, डॉक्टर की वाइफ हूँ तो थोड़ा बहुत वो सिखाई देते थे, लेकिन मैंने फिर भी अपना कोर्स कर ही लिया था। मेडिकेशन से वो सब हमने ख्याल रखा था, प्लस खाना पीने का भी ख्याल रखा था। प्रेफर वेजिटेरियन डाइट, सो वो यूरोप में, मतलब इंग्लैंड के बाहर निकलो तो वेजिटेरियन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए भी मैंने पूरा ख्याल रखा था। तो आई गॉट लॉट ऑफ, और गुजराती हूँ तो मुझे खाखरा ये वो से चल जाता है मेरा, तो वो सारा बहुत पैक करके लिया था कि बाहर का अनाप शनाप कुछ भी खा के बीमार नहीं होना है। तो जो भी कितने दिनों की प्लानिंग थी? 1.5 साल से प्लानिंग चल रही थी, मतलब ये 2 महीने में 2.5 महीने में खत्म हो गया, लेकिन प्लानिंग उसकी 1.5 साल तक करनी पड़ी। कर रहे थे हम, क्योंकि इट्स नॉट ओनली ड्राइविंग, उसमें एक तो इंटरनेशनली सारे परमिशन, सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें, मतलब रूट भी प्लान करना, सेफ्टी भी प्लान करना, कौन सा टाउन सेफ रहेगा वो सारा रिसर्च भी करना, कौन सा टाउन सेफ नहीं रहेगा, कौन सा रूल ब्रेक हो सकता है इजीली, उसका ख्याल रखना। कैन यू इमेजिन लॉयर ब्रेकिंग लॉ समवेयर इन अ फॉरेन लैंड, कितना वो हो जाएगा और कॉन्सिक्वेंसेस अलग होगी, वो ऊपर से और बात, तो वो सारा ख्याल रखना था, लॉजिस्टिक्स सब भी कुछ ख्याल रखना था, एक एक छोटी छोटी डिटेल का ख्याल रखना था। तो फिर प्लानिंग 1.5 साल तक चला। घर वालों का साथ कैसे मिला आपको? उन्होंने मीन्स अपोज किया, त्यांचा काही विरोध होता का नहीं? घर वाले का साथ मतलब मेरे बाजू से, हाँ मतलब मेरे बाजू से तो यूजुअली जस्ट ना ही था। मतलब ये क्या अभी करने को निकली, और बहुत सारे जगह से तो ऐसा भी था कि मैं सुसाइड करने निकली हूँ, मतलब ये जो मैं कर रही हूँ इट्स लिटरली सुसाइड, और ना करो। और बहुत सारे ने बहुत एडवाइस देने की कोशिश की कि ना करो, मतलब अभी क्या करना है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, चुपचाप बैठो घर में, और अपना प्रोफेशन तो है उसमें कुछ करो, ये सारा नाटक क्यों करना है। किसी ने ये भी बोला ये मर्दाना काम क्यों करने निकल रही हो, ये वो, मतलब बहुत सारे नेगेटिव। फिर मैं सबको यही बोलते, और किसी ने मुझे पागल भी बोला, मैंने बोला पागल लोग ही हिस्ट्री बना देते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने बोला लेट दैट बी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हमेशा साथ दिया। ही वॉज द वन हु स्टूड बाय मी, कि नहीं, और उनको मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं कर ही लूँगी, और सोचा है, और वो मुझे जानते भी है बरसों से ऑब्वियसली कि जो मैं सोचती हूँ वो करती भी हूँ, बहुत मेहनत भी करती हूँ। जो भी गोल सेट किया है आई ऑलवेज रिसर्च एंड सेट रियलिस्टिक गोल, और उसके ऊपर फिर मेहनत करके उसको बेस्ट करने की कोशिश तो पूरी करती हूँ। तो उनको मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं कर लूँगी, तो इसीलिए उनकी ओर से पूरा सपोर्ट था। बाकी कुछ ब्रिटिश एमपीज ये वो बाद में मैंने उनको कन्विंस किया एज आई वेंट अलोंग। पीपल डिड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प सपोर्टेड मी। इनफैक्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी सपोर्ट दिया था। सो देयर वाज, बाकी एक बार आप कर लो ना, करना शुरू करो, और जैसे दिन नजदीक आते हैं ना तब सबको लगता है नहीं ये पागलपन नहीं है तो करने ही वाली है, चलो चलो चलती गाड़ी में सारे बैठ जाओ। अभी तो बहुत लोग फोन करते होंगे। हाँ अभी तो बहुत, मतलब मैं फोन उठा के थक जाती हूँ। हर एक देश में अभी जब आप जाती थी तो स्वागत कैसे होता था? स्वागत मतलब देखो, वेस्टर्न लोगों को इतनी कोई पड़ी नहीं है। इंडियन लोग क्या करते रहते हैं, मतलब शायद इम्प्रेशन ऐसा है, इंडियन लोग मेलोड्रामा कुछ न कुछ करते रहते हैं। और ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और उनको बहुत सारी जगह पे पीपल डोंट अप्रिशिएट ये सारी चीज़ें, मतलब ये लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना, ये वो ऐसा हो भी सकता है। मतलब पीपल वेस्टर्न वर्ल्ड में ये थोड़ी अनकॉमन बातें हैं। हालांकि हम इंडियन लोगों ने उनको ये सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी ब्रिटिश हॉस्पिटल्स में आजकल सेक्स बताते नहीं है बच्चों का, मतलब पूछो तो भी नहीं बताते हैं, पहले तो बता देते थे।
तो मतलब हमने ही ये सारी चेंजेस लाए हुए हैं, नॉट ओनली इंडियन बट बाकी हमारे नेबरिंग कंट्रीज के भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके भी हमारे जैसे ही बहुत कल्चरल सिमिलर है। तो इसीलिए वो वेस्टर्न कंट्रीज में एक तो ये बात का वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सुनते भी है तो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और प्लस उनको इतना सिवियरिटी समझ नहीं आती है। लेकिन हमारे इंडियन एम्बेसडर्स जो भी कंट्री में थे उनका वेलकम बहुत अच्छा था, उनका रवैया मेरी और बहुत अच्छा था, बहुत वेलकमिंग थे। दे वर वेरी हैप्पी कि कोई कर रहा है। प्लस हमारे इंडियन कम्युनिटीज़ जो अलग अलग कंट्रीज में बस चुके हैं, वेदर दे वर साउथ और नॉर्थ और कहीं से भी थे, वो दे डिडंट लुक एट मी एज, मतलब उन्होंने मुझे ऐसे नहीं देखा कि मैं गुजरात से हूँ या महाराष्ट्र से हूँ या बस इंडियन लेडी कुछ कर रही है, तो एवरीबडी वर काइंड ऑफ वेरी वेलकमिंग एंड हेल्पफुल। दिक्कतें तो बहुत आई होंगी मेरे ख्याल से। लैंग्वेज फैक्टर सबसे बड़ा दिक्कत वाला फैक्टर रहा होगा। हाँ, लैंग्वेज फैक्टर्स था, क्योंकि एक यूरोप में तो आपको कभी ना कभी कोई मिल जाएगा जो टूटा फूटा भी इंग्लिश बोल ले, लेकिन यूरोप क्रॉस करने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। यूरोप में भी मुझे गूगल ट्रांसलेटर बहुत यूज़ करना पड़ा, क्योंकि वो ही एक जरिया था कि मैं उनको पूछ भी सकूं कि क्यों। लेकिन रशिया में तो पता नहीं उनकी एक्सेंट का प्रॉब्लम था कि क्या, वो कुछ मुझे बताना चाहे तो वो समझा नहीं पा रहे थे, तो प्रॉब्लम्स आए। लेकिन मेरी ओर से तो बराबर कम्युनिकेशन था, तो मुझे जो कहना वो तो मैं कह लेती थी, और प्लस मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो भी मैं पूछ लेती थी कि क्या आप यही कहना चाह रहे हो क्या, मतलब क्लैरिफाई भी मैं कर लेती थी। तो गूगल ट्रांसलेटर ने बहुत साथ दिया। ऐसा कभी हुआ गाड़ी बंद पड़ गई, रास्ते में कोई रास्ता बताने के लिए मिल नहीं गया, आपको लगा कि नहीं मुझे अभी यही छोड़ना चाहिए, ऐसे हुआ? नहीं, वैसे छोड़ने वाला मेरा पर्सनालिटी नहीं है, मैं कुछ भी छोड़ तो दूंगी नहीं बीच में ही, जब तक 100% कोशिश की। लेकिन थैंकफुली गाड़ी बिगड़ी तो नहीं कहीं पे, और मुझे कुछ करना नहीं पड़ा गाड़ी के लिए। लेकिन हाँ, मतलब ऐसे कुछ इश्यूज छोड़ दूंगी ऐसा नहीं लगा, लेकिन अभी क्या किया जाए आगे, वो था। क्योंकि जैसे मैंने रशिया से कजाकिस्तान बॉर्डर एंट्री किया, तो अंदर आने के बाद कोई रास्ता ही नहीं था। तो वो एक तो डेजर्ट, पार्ट ऑफ डेजर्ट, एक बाजू डेजर्ट था, दूसरी बाजू थोड़ा बहुत फार्म लैंड भी था, और वो ट्रैक्टर चलते हैं, तो वो ट्रैक्टर का पाथ था। तो वो ट्रैक्टर का पाथ बड़े पहिए रहते हैं, तो हमारी गाड़ी उसमें फिट नहीं बैठेगी। तो मैंने 80 किलोमीटर पूरी टिल्टेड गाड़ी चलाई। 80 किलोमीटर मतलब वो इतने सारे घंटे लगे। मैं बस सोच रही थी कब ये रास्ता खत्म हो, कब मैं प्रॉपर रास्ते पे आऊँ, कब मैं प्रॉपर रास्ते पे आऊँ। और मेरा जो ट्रैकर था, ट्रैकर का पासवर्ड मेरे हस्बैंड के पास था, तो वो मुझे मेरा लोकेशन ट्रैक कर पा रहे थे। तो वो देख भी रहे थे, ट्रैक कर रहे थे कि मैं कुछ ऐसा, और वो सैटेलाइट इमेज से देख भी लेंगे कि क्या है। लेकिन नो नेटवर्क, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था कि वो मुझे बोल भी सके फ़ोन करके कि अभी कितना बाकी है। तो मैं तो बस भगवान भरोसे चल रही थी कि चलना है, मतलब यही रास्ते पे जाना है, वो पता था कि यही डायरेक्शन है, यही रास्ते पे जाना था, क्योंकि सारा हमने मैपिंग ये वो किया हुआ था, और फिजिकल मैप्स भी मैंने रखे हुए थे। इसीलिए मुझे वो तो अंदाजा था कि जो कुछ गड़बड़ी हुई तो भी मेरे पास सारे फिजिकल मैप्स भी थे कि मैं देख लूं कि कहाँ पे है। कोई अनवांटेड मेमोरीज पूरी जर्नी में? अनवांटेड, रशिया में उन्होंने डीजल की जगह पेट्रोल डाल दिया। बाप रे। और दूसरे दिन मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था, और अभी क्या करें, मतलब। और वो जो रशिया और कजाकिस्तान के बीच की बॉर्डर वो डे लाइट में ही चालू रहेगी, और मुझे 1700 किलोमीटर्स जाना था, वो भी डे लाइट में पहुंचना था कि मैं बॉर्डर तक पहुंच जाऊं। वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो फिर मुझे और 5-6 घंटे, मतलब मिल तो जाएगा दूसरा, लेकिन और 5-6 दिन रुकना पड़ेगा रशिया में। तो बाकी का मेरा आगे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। चाइना का परमिशन ख़त्म हो जाएगा, म्यांमार का वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो वो सारा भी रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो वो सब सोच के तो मैंने लगा अभी क्या करेंगे। अभी कॉन्सिक्वेंसेस तो पता थी कि अभी गैराज में ले जानी पड़ेगी गाड़ी, उसको एम्प्टी करना पड़ेगा, फिल्टर भी बदलना पड़ेगा, और फिर आगे हो सकती है। और सीरियसली वो सब करके मुझे 6-7 घंटे हो गए। तो इतना सारा, मतलब इतने में मैं शायद 701 किलोमीटर कर लेती थी, तो इतना सारा ख़त्म हो गया टाइम। फिर हमने इंस्टेंटली प्लान बदला। मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि अभी, मतलब मेरे लॉजिस्टिक मैनेजर को मुझे फ़ोन करने को, मतलब अभी उनको क्या
परेशान करूं। मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि देखो अभी ऐसा हो गया है, तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेज इज, क्योंकि वो रिकॉर्ड में भी 85 सिटीज, तो वो 2 सिटीज भी काटनी नहीं थी रशिया की। तो 2 सिटीज भी हो जाए और मैं कम से कम डिस्टेंस में बॉर्डर पे पहुंच जाऊं, वो देखना तो फिर हमने पूरा रूट बदल डाला, और रूट बदला तो उसमें से 2 सिटी भी कवर हो जाए, दूसरी 2 सिटी बीच में मिले मुझे। तो आपने मैचअप कर लिया सब कुछ। और हाँ, मैचअप कर। सबसे यादगार पल कौन सा रहा पूरे ट्रैवल में? यादगार पल बहुत सारे रहे, लेकिन आई वुड से जब मैं रशिया से कजाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, तो एक तो मैं इतना, अगले दिन ये सारा डीजल का इश्यू हुआ था और मैं बॉर्डर पे पहुंची थी, और जनरली बॉर्डर पे 2-1 घंटा तो लग ही जाता है, लेकिन वो उन्होंने मेरा पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट है, पासपोर्ट देखा और उसके ऊपर बर्थ प्लेस इंडिया का था, तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे पूछा आप इंडियन हो? मैंने बोला हाँ। मिथुन चक्रवर्ती को जानते हो? बोला हाँ। तो और बहुत सारे फिल्म देखते हैं वो लोग, और फिर उनके लिए बहुत, मैं इंडियन हूँ वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी कि दे गॉट टू सी इंडियन, उनको देखने को मिला ऐसे। और फिर उन्होंने मुझे इतना क्वीन की तरह ट्रीट किया, मुझे लाइन में भी नहीं खड़ा रहना, मेरे सबको हटा के मुझे पासपोर्ट के उसमें भी पहले, और 10 मिनट में आई वाज इन एंड आउट। और वो एक दूसरे के साथ वॉकी टॉकी पे बोल रहे थे ना कि इंडियन है, लाइक इंडियन है, इंडियन है, कुछ नहीं, उनको फटाफट बजा, सबको फोटो भी निकालनी थी मेरे साथ, तो उनके लिए इंडियन लोग इतने मायने रखते हैं। तो आई फेल्ट आई वाज ट्रीटेड लाइक अ क्वीन वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग पे। दे वर सो काइंड ऑफ डिलाइटेड टू हैव मी लाइक इंडियन को, किसी को। तो तब ऐसे सच में अपने इंडियन होने पे बहुत प्राउड फील हुआ कि ये लोग इतना पसंद करते हैं इंडियन लोगों को। और पूरे रशिया में भी मुझे वही पॉजिटिव एक्सपीरियंस आया कि इंडियन लोगों को वो लोग इतना पसंद करते हैं। वो बहुत बहुत सारे लोगों को इंडियन फिल्मों के नाम पता है, सारे एक्टर्स पता है, उनके वो आपकी जो जर्नी है वो जर्नी का एंड पॉइंट था भारत, इंडिया। आपके दिमाग में, आपके मन में क्या फीलिंग्स आए जब इतना लंबा रास्ता काट के आप अपने मातृभूमि में प्रवेश कर रही थी? आई वॉज वेरी इमोशनल, और बहुत जैसे मैं म्यांमार से इंडिया एंटर कर रही थी, तो वो ब्रिज जो है तो आधा गोल्ड है आधा सिल्वर है, सो मतलब सिल्वर हमारे बाजू का है, गोल्ड उनके बाजू का है। मैंने बोला ये क्यों एक ही कलर नहीं कर देते, फ्रेंडशिप। फिर ऐसे एज आई वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, जैसे एक अजीब सी वो एक खुशी थी कि मैंने कर लिया है, हो गया, मतलब ये कोई सपना नहीं है, हो गया। और वो एक बहुत, दैट वाज द बेस्ट फीलिंग। और मैं इसे समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मेरे इमोशंस को मैं कैसे कंट्रोल करूँ। टीयर्स वर रोलिंग डाउन माई आईज कि अभी लाइक हो गया, मतलब मैं 32वें कंट्री, वो भी 32वां कंट्री जो कि मेरा बर्थ प्लेस है, वहाँ पे मैं पहुँच गई थी। तो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट, बहुत इमोशनल मोमेंट था। आप तो गुजरात से है, लेकिन आपने अपनी जर्नी खत्म की महाड़ में, महाराष्ट्र में। इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ वजह है? बहुत ससुराल ही आती है। नहीं, महाड़ मेरे हस्बैंड का नेटिव प्लेस है, वो बड़ी जब वजह है। और कैन यू इमेजिन, मैं नॉर्थ वेस्ट लंदन से आई थी जब शादी करने को आई थी, घर से नाराजगी थी शादी में ये वो, और महाड़ ही ऐसी जगह थी जहाँ पे मैंने इंडिया के साथ मेरा कनेक्शन बनाया था, क्योंकि मैं महाड़ ही गई थी पहले, और महाड़ में मैं कई दिन रही भी थी, और हमारी शादी भी वहाँ पे हुई थी। तो मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन था महाड़, मतलब एज अ मेरे नेटिव कंट्री के साथ भी मेरा कनेक्शन महाड़ से शुरू हुआ था, इवन दो आई एम गुजराती। और दूसरी बात, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करो, जो कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट कर रही थी, तो वुमेन एम्पावरमेंट में आप, महाड़ इज अ लैंड ऑफ क्रांति, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी वहाँ से ही अपनी क्रांति शुरू की थी। उन्होंने वहाँ पे कहा जाता है कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का लड़कियों को और लेडीज को उस दिन वहाँ पे बहुत सिखाया था, समजाया था। बरोबर आहे, महाडला ऍक्च्युली खूप मोठा इतिहास आहे, खूप मोठी हिस्ट्री आहे, आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांचा आज महापरिनिर्वाण दिवस आहे। सो आपने जब भी ये देश छोड़ा था, तब इस देश में, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, दलितों की जो स्थिति थी, वो स्थिति, और आज आप इतने सालों के बाद जब दूर से देखते हो या फिर देश में आके देखते हो,
तो अभी की स्थिति आपको कुछ फर्क नजर आता है? आपके क्या विचार हैं? दूर से देखो तो वो स्थिति इतनी बुरी नहीं दिखती है, क्योंकि एज अ ग्लोबल आप एक इंडिया करके देखते हो, लेकिन जब ऐसे आप मोर इनटू रिसर्च जाते हो और ज्यादा इंसिडेंट्स पढ़ते हो न्यूज़पेपर में ये वो, तब बहुत शॉकिंग लगता है। और मैंने जब इंडिया छोड़ा तब शायद मेरे दिमाग में इतना कुछ, मेरा दिमाग इतना सोचने के लायक नहीं था, लेकिन अभी कमिंग बैक टू इट लगता है कि सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स के आज भी डिस्क्रिमिनेशन ये वो इतना ही हो रहा है। और महाड़ चूज करने का एक कारण ये भी था मेरा कि ये साल बाबा साहेब आम्बेडकर का 125th बर्थ एनिवर्सरी है, और एज अ गर्ल, भारत इंडिया की गर्ल, इंडिया की लड़की जिन्होंने हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किया था, जिनकी वजह से उनको लॉ मिनिस्ट्री से भी इस्तीफा देना पड़ा था, तो मेरी ओर से उनको इससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या हो सकता है कि मैं वो एम्पावरमेंट उनको ट्रिब्यूट देके खत्म करूं। उन्होंने जहां से क्रांति की थी, आई वेंट बैक टू द सेम प्लेस। ओके, हस्बैंड है वहां के, महाड़ से मेरा कनेक्शन है, वो एक इश्यू था, लेकिन ये दूसरा भी दुसरं कारण खरंच खूप व्यापक आहे, खूप मोठा आहे आणि तुम्ही केलेल्या कामाला खरोखर हॅट्स ऑफ, पुन्हा एकदा सॅल्यूट. आणि तुमच्या पुढचं जे काही वेंचर असेल, पुढे जे काही तुम्ही कराल त्याच्यासाठी खूप मनापासून शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. त्या विशेष कार्यक्रमात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. बघत रहा ABP माझा.